हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। 60 साल में लगभग 75 बार बदले गए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना ये है, जो भी कांग्रेस का रूल रहा, उस रूल के दौरान सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इन्होंने ही सर्व किया है। कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है, उन्हीं ने भारत में सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक सर्व किया। तो उसमें ये जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी ने किया होगा तो वो कांग्रेस का गवर्नमेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें अमेंडमेंट्स रहे जिसकी वजह से जो पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट है वो एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पूरा सोसाइटी पे। और इसमें सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है 1977 वाला, यानी जब इमरजेंसी था तब का। उस वक्त क्या हुआ था कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। क्योंकि जो 42वां संशोधन था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एक तरीके से बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर था उसको इन्होंने बदल के रख दिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो जुडिशियरी है उसका जुडिशियल पावर ही छीन लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जाएंगे, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, उस पर किसी भी तरीके का आपत्ति नहीं जताएगा, कौन हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को पूरा छूट इन्होंने दे दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अपने मुताबिक क्या कर सकते हैं, ये लोग बदल सकते हैं। और इसके वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हम अब हिस्ट्री में जाएं और हिस्ट्री के जो भी काले कारनामे हैं उसको खोल खोल के लाएं और सामने दिखाएं कि देखो तुम्हारा आईना ये है, या तुमने ये किया, तुमने वो किया। क्वेश्चन ये है कि हम वहां से बहुत दूर आ चुके हैं और यहाँ पे हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो करंट में मुद्दे हों, जो फ्यूचर में होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो राहुल गांधी का भाषण था, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दे थे उसको रेज किया। सबसे पहला मुद्दा था, इन्होंने एक एकलव्य का जो स्टोरी है उसके थ्रू बताया। एकलव्य का स्टोरी सिंपल सा है कि जो एकलव्य थे वो चाहते थे कि जो गुरु द्रोण है उनसे वो धनुर्विद्या सीखे। और जो एकलव्य थे वो छोटे जाति से थे, तो उनको वो शिक्षा से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। उनको शिक्षा गुरु द्रोण नहीं दिए। उसकी वजह से उन्होंने सेल्फ स्टडी किया और गुरु द्रोण का मूर्ति बना के क्या किया, उनको पूजा और उनको गुरु मानते थे। बाद में जब गुरु द्रोण को पता चला कि जो एकलव्य है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गया धनुर्विद्या में, तो उन्होंने क्या किया, गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। तो उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अर्जुन है वो इकलौता जो सबसे तेज स्टूडेंट था वो बच गया था। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल लेके ये बताने की कोशिश की, गवर्नमेंट जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि अडानी जो है, अडानी के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो इन प्रोजेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास इंस्पायरेशंस है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट नहीं दे पाती। वो तो बड़े बड़े पार्टियां लेके चली गई है। एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है उनका भी अंगूठा काट रही है, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। उसके बाद इन्होंने पेपर लीक का जो मामला है उसको सामने रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, यहाँ पे तो फ्रिक्वेंटली जो पेपर का लीक है वो न्यूज आते रहता है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब गवर्नमेंट है, यूपी बिहार अगर देखा जाए तो दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो सवाल ये था कि गवर्नमेंट भी आपकी है, मंत्री भी आपके हैं, आपके यहाँ कंट्रोल में पुलिस सिस्टम है, आपका ही वहां पे पूरा कंट्रोल है, तो फिर पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? और अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गवर्नमेंट है उसी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घूस लेके ये सारे काम करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन उठाने वाला है कलेक्टिवली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात लगाते हैं, अपने जीवन का बहुत ही प्रेशियस टाइम लगाते हैं। जैसे बीपीएससी जैसे एग्जाम वगैरह हो गया, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार को ऐसा कानून बनाए जिसकी वजह से ऐसे जो लोग हैं जो पेपर लीक कराते हैं उनको कड़ी से कड़ी क्या किया जाए, सजा दिया जाए। एंड थर्ड जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा संख्या क्या है, युवा का है। सबसे ज्यादा युवा है लेकिन वो बेरोजगार है, उसके पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है क्योंकि 2047 तक हमें बनना है डेवलप्ड कंट्री। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी युवा है, जो भी हमारा यंग पॉपुलेशन है, उसको क्या हम सिखाएं, उसको स्किल सिखाएं। क्योंकि जब आप स्किल नहीं सिखाते हो, जब स्किल सिखाने में आप पैसे खर्च नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, थ्योरी ही पढ़नी होती है अधिकांशतः। इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं इधर अट्रैक्ट होते हैं, खास करके जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ। हालांकि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम चलाए गए हैं, बट जब तक उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट नहीं दिखने वाला।
जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, संकल्प हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल अप इंडिया हो गया, ये सारी योजना है। बट इसका प्रॉपर तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा डिविडेंड है, जो भी यंग पॉपुलेशन है, उसका जो एनर्जी है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि 10 साल के बाद ये जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो एजिंग पीरियड में चला जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उनका एज होगा और यंग पॉपुलेशन का जो अभी हमें किताब मिल रखा है नंबर 1 जो है, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी यंग पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर तरीके का स्किल सिखाया जाए जो आज के दिन में डिमांड में है, और उस स्किल की वजह से क्या हो, इनको जॉब मिलेगा। जब इनको जॉब मिलेगा तो ये लोग खर्च करेंगे, तो खर्च करने के बाद क्या होगा, जो हमारा मार्केट है वो भी एक्सपैंड करेगा और जो इकोनॉमी है वो भी हमारा क्या होगा, ग्रो करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक और मुद्दा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ऑपोजिशन का कहना यह है कि जो भी नेता है या जो भी MP विधायक है, ये लोग जब भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ज्वाइन करते हैं, तो उन पे जो भी लगा हुआ चार्जेस है, जो भी भ्रष्टाचार का चार्जेस है या कोई क्राइम का चार्ज है, वो माफ हो जाता है। और यहाँ पे ऑपोजिशन को जानबूझ के क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ED का यूज किया जाता है, CBI का यूज किया जाता है, ताकि जो भी अपोजिशन पार्टी उनको क्या किया जाए, डराया जाए। यहाँ पे ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो, लीडर हो। जब अपोजिशन पार्टी लीडर होता है तभी वो जो भी सोसाइटी का कंसर्न है, जिस पे गवर्नमेंट की नजर नहीं जाती है, उसको उस आवाज को उठाता है। तो अभी तो करंट में अगर देखा जाए तो सबसे प्रेसिंग चैलेंजेस यही है कि बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए। जो अडानी का इशू है, एटलीस्ट जो विपक्ष का डिमांड है कि अडानी के इशू पे बात होना चाहिए, तो वो कम से कम गवर्नमेंट को यहाँ पे सुननी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही होता है डिबेट और डिस्कशन करना, जो भी मुद्दा है उस पर डिबेट और डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी भारत के लोग हैं उनका क्या हो, ये पार्लियामेंट में एक तरह से विश्वास कायम रहे। बाकी अगर रूलिंग पार्टी की बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना हुआ, उसके बाद CAA को लाना हुआ, का जो लाया गया था, ताकि जो भी माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से जब भी इंडिया में आए तो उनको क्या दिया जाए, सिटीजनशिप दिया जाए। उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट EWS लाया गया, जिसकी वजह से जो भी सोसाइटी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी क्या हो, रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ से जो भी पार्टियां हैं, खास करके ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, समय समय पे क्या बोलती है, ऑपोजिशन बोलता है रूलिंग पार्टी को कि क्या करने वाला है रूलिंग पार्टी, वो खत्म कर देगा रिजर्वेशन को, और रूलिंग पार्टी बोलता है अपोजिशन पार्टी को कि वो क्या करेगा, रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी ये रिजर्वेशन जो है खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप नेता को देख रहे हो, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये उस तरह के नेता नहीं है कि जो जनता की भलाई है या जो जनता का इंटरेस्ट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे। किसी भी लीडर का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हाउ टू कम इनटू पावर, पावर में कैसे आए, यानी कैसे हम इलेक्शन को जीत जाए, ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो दे विल नॉट गोइंग टू केयर कि किसको रिजर्वेशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, वो उसी मुद्दे को सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से वो क्या करें, पावर में आ सके। अभी तक तो यही है, क्योंकि अभी भी भारत के एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं, उसको यही नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर क्या लिखा गया है, आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, उसके अधिकार क्या है। ऐसे में ये जो धर्म है और ये जो जाति है, इसका जो पॉलिटिक्स है अभी कंटिन्यू रहने वाला है। जब तक एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे जो डिबेट है और डिस्कशन है वो जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ सकता। तो इन सब मुद्दों पे तभी बात होगा जब सारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास एजुकेशन पर ध्यान दिया नहीं जाता। कि गवर्नमेंट का स्कूल का हाल हम सब देखते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट के स्कूल्स पे। गवर्नमेंट का जो भी सर्विस है उसमें खर्च तो होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, एक्सेप्ट यूपीआई बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रहा है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे कि गवर्नमेंट का स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, इन सब मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्कूल है, ये जो हॉस्पिटल्स है, इस पे जिस तरह से गवर्नमेंट खर्च करती है उस तरीके का सर्विस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती। आने वाले समय में देखना होगा कि इन सब मुद्दों पे कैसे डिस्कशन किया जा रहा है और भारत जो है वो कैसे अपने आप को डेवलप कंट्री बनाएगा बाई 2047। सो आई होप
कि ये जो पूरा मामला है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।